हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ भरत खंडेलवाल और आज हम लोग क्लास 10th आरबीएससी चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन सिस्टम का एक टॉपिक दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो पढ़ने वाले हैं। देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक्स किए उनके अंदर हम लोगों ने मोस्टली डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये काफी सारे सिस्टम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ह्यूमन बीइंग हैव टू सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशन ऑफ अवर बॉडी। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी जो है कई तरीके के फंक्शंस जो आपके 24 घंटे बॉडी के अंदर भी चलते हैं, इवन हम लोग फिजिकल वर्क भी करते हैं, जैसे कि बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी का चलना, कई सारे प्रोसेसेस का चलना। इसके अलावा हमारे फिजिकल वर्क के अंदर जैसे हंसना, खेलना, दौड़ना या आपके चलना या एक्सरसाइज करना या लिखना करना, ये काफी सारी चीजें जो है वो आपके हम लोग डेली लाइफ में करते रहते हैं। सो ऑल दिस थिंग, ये जितना भी हम लोग काम करते हैं या जितना हमारी बॉडी के अंदर जो चलता है, ये सारी चीजें कैसे होती है, ये अगर कोई भी काम आपको प्रॉपर करना है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बात करूं कि अगर एक कोई कंपनी है और वो उसमें अगर 100 मेंबर्स या वर्कर काम कर रहे हैं, सबको अपना काम पता है, सबको क्या क्या करना है वो पता है, बट स्टिल क्या होता है कि उनका आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है। जैसे कोई प्रोडक्ट बन रहा है उस कंपनी के अंदर जिसमें 100 लोग काम कर रहे हैं, तो क्या सबका एक साथ काम होगा? नहीं, पहले किसी 4-5 लोगों का काम होगा, फिर उसके बाद उनका काम खत्म होने के बाद बाकी 4-5 लोगों का काम होगा, फिर उसके बाद बाकी कुछ लोगों का काम चलेगा। ऐसे एक तरीके से कंट्रोल वे में एक के बाद एक सबका काम होता है। तो एक सीक्वेंस होता है, एक कोऑर्डिनेशन होता है। अगर वे सारे सही समय पर अपना अपना काम नहीं करेंगे या जिनको साथ में आके काम करना है वे साथ में आके काम नहीं करेंगे, तो कभी भी उस कंपनी का प्रोडक्ट फाइनल जो आउटपुट है वो सही नहीं आएगा। वैसे ही हमारी बॉडी का जो रेस्पॉन्स होता है, हमारी बॉडी के द्वारा जो भी काम किया जाता है वो तभी प्रॉपर माना जाएगा या तभी प्रॉपर हो पाएगा जब उनका आपस में एक कोऑर्डिनेशन होगा। और ये सारा कोऑर्डिनेशन या कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन, आप कोऑर्डिनेशन के साथ एक कंट्रोलिंग का भी बात करोगे क्योंकि सबको कंट्रोल भी करना पड़ेगा, किस समय किसको एक्टिव करना है, किस समय उससे काम नहीं करवाना है। ये सारा आपका जो कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन का जो काम है ये हमारे अंदर एक सिस्टम के द्वारा होता है। हम अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझने जाए तो हमारी बॉडी के अंदर 2 तरीके के सिस्टम काम करते हैं जो इस पूरे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को चलाते हैं, इस पूरे सिस्टम को देखते हैं। उसमें सबसे पहला सिस्टम जो आता है दैट इज योर नर्वस सिस्टम। पहला जो है सिस्टम जो है वो कौन सा वाला है? आपका नर्वस सिस्टम। एंड देन आपका नेक्स्ट जो सिस्टम आता है वो आता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर? तो आपके 2 सिस्टम इसमें वर्क करते हैं, एक है आपका नर्वस सिस्टम, दूसरा है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर? तो हम लोग बारी बारी से इन दोनों सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से नर्वस सिस्टम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करता है और किस तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है आपके नर्वस सिस्टम के बारे में। तो आप देख सकते हो एक डायग्राम दिखाया गया, इस डायग्राम में आप देख सकते हो ह्यूमन बॉडी के अंदर आपके ये ब्रेन है, ये एक स्पाइनल कॉर्ड दिखाई जा रही है और इसके साथ ये आपका पूरा एक नर्व्स का सिस्टम है जो पूरी बॉडी में क्या है, एक तरीके से एक्सपेंडेड है। तो ये आपके सारी चीजें मिल करके नर्वस सिस्टम को बनाती है। क्लियर? तो आपका ब्रेन इसका पार्ट हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड है ये इसका पार्ट हो गया, इसके साथ आपके ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप देख सकते हो और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसको डिवाइड कर रखा है। ये सारी चीजें हम लोग आगे एक एक करके पढ़ेंगे। तो कुल मिला करके आपका जो ये ओवरऑल ये सारा जो आपके यहाँ दिखाया जा रहा है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये नर्व्स, ये आपके मिल करके बनाती है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है? तो हम लोग इसको देखेंगे। ये पूरा नर्वस सिस्टम ही आप देख लो, बॉडी के हर पार्ट को एक तरीके से एक कनेक्टेड है हर पार्ट से और हर पार्ट को ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। क्लियर चीज? तो स्टार्ट करते हैं आपका ये टॉपिक। नाउ यू कैन सी नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन पहले समझ लेते हैं कि इसे हम लोगों ने क्लासिफाई कैसे किया। तो अगर आप यहाँ देखें तो नर्वस सिस्टम को सबसे पहले हमने 2 ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। एक है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो एक सेंट्रल लाइन जो होती है ना, पूरी बॉडी का जो सारा इंफॉर्मेशन आएगा तो पहले एक मेन इंपॉर्टेंट सेंट्रल लोकेशन पे आना चाहिए क्योंकि वहां से उसका प्रोसेसिंग होकर के वापस से रेस्पॉन्स जनरेट होकर के जाएगा। तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट है आपके इसमें, आप देख सकते हो, पहला इसमें ब्रेन है और दूसरा इसमें
स्पाइनल कॉर्ड है। क्लियर? तो इसमें कौन कौन से दो पार्ट है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को भी हम लोगों ने कई पार्ट में स्टडी करेंगे, तब हम लोग उसको देखेंगे कि ब्रेन को भी समझने के लिए हम लोगों ने इसे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। क्लियर? तो ये 3 पार्ट के अंदर आपका ब्रेन डिवाइड कर रखा है, इसके भी सब डिविजन्स हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। अब आप देखें इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा जो भी उसमें एडिशनल जो पार्ट है आपके नर्वस सिस्टम का, जो नर्व्स हैं जो आपकी पूरी बॉडी में एक्सपेंडेड है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर हम लोगों ने 2 तरीके से क्लासिफिकेशन किया है। एक तो उसके टाइप ऑफ नर्व्स के आधार पर, तो टाइप ऑफ नर्व्स के आधार पे सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स, इंफॉर्मेशन किस डायरेक्शन में जा रही है उस आधार पे। अगर इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जा रही है देन इट इज योर सेंसरी नर्व्स। आपके सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन कहां जाएगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, तो वो नर्व्स जो रहेगी दैट इज कॉल्ड योर सेंसरी नर्व्स। एक जो नर्व्स होगी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी पार्ट तक लेके आएगी, आपके जो इफेक्टर्स जो आपके बॉडी में रेस्पॉन्स जनरेट करने वाले जो ऑर्गन है या पार्ट है उन तक वो इंफॉर्मेशन लेके आएगी, तो वो हो जाएगी आपकी मोटर नर्व्स। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाने वाली लाइन आपके कौन सी हो गई? सेंसरी। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी पार्ट तक आने वाली लाइन क्या हो गई? वो होगी आपके मोटर। क्लियर चीज? तो इस तरीके से आपके सेंसरी और मोटर नर्व्स होगी। अब आपके वे ऑफ फंक्शनिंग के आधार पर भी इनको क्लासिफाई किया गया कि ये किस वे से काम करती है। तो आप यहां देखें, यहां पर 2 टाइप बताए गए हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपके बॉडी के जो ऐसे पार्ट जिनका कंट्रोलिंग आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो, जिनका कंट्रोलिंग हमारे हाथ में होता है, ऐसे पार्ट को कंट्रोल करने वाला जो भी नर्वस सिस्टम है दैट इज कॉल्ड योर सोमैटिक नर्वस सिस्टम। मोस्टली आपके स्केलेटन जो मसल्स होती है उनका कंट्रोलिंग। और फिर है आपके ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कौन सा होगा? आपकी बॉडी के अंदर कई ऐसे ऑर्गन हैं जिनका कंट्रोलिंग आपके हाथ में नहीं होता है, वो अपने आप वो ऑर्गन आपके चलते रहते हैं, वो अपना फंक्शन चलाते रहते हैं, लेकिन वो खुद नहीं करते, उनको चलाता हमारा ब्रेन है। तो हमारा ब्रेन उन्हें डायरेक्टली चला रहा है बिना हमसे पूछे, वो हमें नहीं पूछेगा इसका क्या करूं क्या नहीं करूं। तो ऐसे पार्ट को चलाने के लिए जो नर्वस सिस्टम अलग से है दैट इज कॉल्ड योर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसमें भी आपके 2 हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। डिटेल में हम लोग अभी जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे एक एक करके चलेंगे हम लोग। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सो देखते हैं, आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं 2 डायग्राम दिखाए गए हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दिखाया गया है जिसमें ब्रेन और ब्रेन के साथ है स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो डायग्राम दिखाई गया है दिस इज फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ बहुत सारी नर्व्स जुड़ी हुई है, दे कंसिस्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर? इसमें भी काफी कुछ है अंदर, हम लोग एक एक करके जैसे जैसे डीप में जाएंगे सारी बातें समझेंगे। नाउ सी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका मेन पार्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला जो मेन पार्ट है वो है आपका ब्रेन। सो यू कैन सी ये डायग्राम दिखाया गया है ब्रेन का, इसमें कई सेक्शंस दिखाए गए हैं, तो काफी सारे पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का अपना अपना एक रोल होता है। मैं आपको कहूँ तो हमारे ब्रेन में भी ऐसा नहीं है कि पूरा ब्रेन एक साथ एक जैसा काम कर रहा है। ब्रेन के अंदर डिविजन्स हैं, अलग अलग सेक्शन का अलग अलग रोल है और वो उस तरीके से काम करता है। तो हम लोग समझेंगे, पहले ओवरव्यू देख लेते हैं आपके ब्रेन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहली चीज, ब्रेन इट इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। ये हमारी बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। ये हमारी बॉडी का क्या, एक मेन कोऑर्डिनेटिंग, पूरी बॉडी का आपस में तालमेल सेट करना है ना। हम जब ड्राइव करते हैं तो हमारी आंखें, हमारे हाथ, हमारे कान, हमारे पांव, ये सब आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। अगर आप सोच के देखिए कि आपकी आंखें जो देख रही है उसके अकॉर्डिंग हाथ और पांव काम ना करें, आपको स्टीयरिंग घुमाना है उसके अकॉर्डिंग या ब्रेक लगाने हैं, अगर ये तालमेल नहीं होगा तो क्या होगा, ड्राइविंग हो पाएगी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन करवाना है। तो ये कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा होता है, ये ब्रेन के द्वारा होता है। तो ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ अवर बॉडी। इसके साथ आपके बॉडी का ब्रेन का मास की बात की गई है तो इट इज समथिंग अराउंड 2% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। अप्रोक्सीमेटली कहा जाए तो 1.5 kg 1500 ग्राम के आसपास जो है वो आपका जो बॉडी मास ब्रेन मास जो है वो आपका रहता है बॉडी का ओवरऑल। तो कई किताबों में अलग अलग भी आता है, कई किताबों में 1400 लिखा हुआ है, कई किताबों में 1450 लिखा हुआ है। सो अप्रोक्सीमेटली मैं आपको कहूं तो इट इज अराउंड 1500 ग्राम। हर एक का एक जैसा नहीं हो सकता, समथिंग डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। नाउ नेक्स्ट, ब्रेन के बारे में और जानकारी लें तो आप जिस डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर एक कवरिंग आपको दिख रही होगी, ये आउटर कवरिंग एक है
जो आपके ब्रेन को कवर करके रखती है। तो ये जो आउटर कवरिंग जो ब्रेन को कवर करके रखती है, ये एक हार्ड स्केलेटन पार्ट है एंड दैट इज कॉल्ड योर क्रेनियम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेनियम, या फिर इसे हम लोग ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं। क्या कह सकते हैं? ब्रेन बॉक्स। इट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन। ये 3 मेम्ब्रेन से आपके कवर्ड होती है। दिस जिन्हें हम लोग क्या कहेंगे? दिस आर कॉल्ड योर मीनिंग्स। आप देखें यहाँ पर ये जो क्रेनियम बाहर वाला है, इसके नीचे की तरफ आपको कुछ लेयर्स नजर आ रही है। तो ये जो लेयर्स है, दिस लेयर्स, यहाँ पर 3 लेयर होती है और इन लेयर्स को हम लोग बोलते हैं मीनिंग्स। क्लियर चीज? इसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड। इस मीनिंग्स वाली जो लेयर है, इसके अंदर एक फ्लूइड भी पाया जाता है एंड दैट फ्लूइड इज नोन एज CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसको शॉर्ट में CSF कहा जाता है। सो CSF मीन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्लियर? ये क्या करता है? अब ये देखो, क्रेनियम एक तरीके से हार्ड पार्ट हो गया, तो कोई भी चोट आपके सर पे लगेगी तो पहला तो आपका क्रेनियम जो हार्ड पार्ट है वो उसे एडजस्ट एक तरीके से सहन कर लेगा, ब्रेन तक उसका इफेक्ट कम जाएगा। उसके बावजूद जो वाइब्रेशंस क्रिएट होगी चोट लगने पर, वो वाइब्रेशन ब्रेन तक ना पहुंचे, तो उसके लिए मीनिंग्स के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। वो लिक्विड क्या करता है? उस शॉक को, उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे आपके ब्रेन तक चोट के वाइब्रेशन नहीं पहुंच पाती और इससे आप उस चोट से होने वाले इफेक्ट से बच जाते हैं। क्लियर चीज? बात आ गई समझ में? नाउ नेक्स्ट हम लोग देखें आगे। ब्रेन को हम लोगों ने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करके हम लोग उसको समझेंगे। पहला पार्ट है आपका फोर ब्रेन, दूसरा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दैट इज योर मिड ब्रेन, उसके बाद तीसरा जो पार्ट है दैट इज योर हिंड ब्रेन। तो ब्रेन के 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। क्लियर चीज? आप लोग ध्यान रखिएगा, 3 पार्ट के अंदर हम लोग इसको समझेंगे। सो फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं इसका। फोर ब्रेन इज कंपोज ऑफ सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन के जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके अंदर आपके कौन कौन सा पार्ट आ जाता है? एक तो सेरेब्रम आ जाता है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये लिखा हुआ है सेरेब्रम। इसके साथ थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये यहाँ सेंटर में इस जगह आपके जो पार्ट है, यहाँ पर 2 ग्लैंड है बेसिकली, ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस, तो वो यहाँ पाई जाती है। ज्यादा डिटेल में अभी नहीं है, ये एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे वहां पर इसका एक्सप्लेनेशन है, बट अभी आप जानकारी रखें कि ये फोर ब्रेन की पार्ट है। क्लियर? सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन। क्वेश्चन बनता है इसका कि ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा आपका सेरेब्रम है। ये लगभग ब्रेन का 80 to 85% जो एरिया है वो कवर अप कर लेता है। सो अब आप यहाँ पर देखें, ये जो फोर ब्रेन वाला पार्ट है, इसमें एक बीच में फिशर टाइप एक खाई जैसा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, बीच में ऐसे लग रहा है जैसे कोई एक पार्टीशन कर रखा है। तो ये जो फिशर लाइक जो स्ट्रक्चर जो हमें नजर आ रहा है या लाइन जो नजर आ रही है, इससे आपके फोर ब्रेन 2 पार्ट में बढ़ जाता है। तो एक तरीके से ये राइट साइड वाला पार्ट हो गया, ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट हो गया, इस तरीके से 2 पार्ट जो बने आपके, तो वो आपके लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इस तरीके से 2 पार्ट बन जाएंगे। क्लियर? किसके द्वारा? ये इस फिशर, ये जो लाइन आपको दिख रही है फिशर डिवाइड जो आपको लग रही है, एक डीप फिशर मतलब एक खाई जैसा स्ट्रक्चर है, इसके द्वारा ब्रेन जो है वो 2 पार्ट में बंटता हुआ नजर आ रहा है, आपका फोर ब्रेन वाला हिस्सा। तो दोनों पार्ट को हम अलग अलग सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलेंगे। हेमिस्फीयर मींस आधा गोला टाइप जो है। तो ये आपके हो गया लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और ये वाला जो हो गया दिस इज योर राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। क्लियर चीज? अब आप देखें इसमें कि ये जो ऐसे ऊपर से तो हमको डिवाइड होता हुआ नजर आता है, बट फिर भी ये आपस में क्या होता है? कनेक्टेड होता है। तो कनेक्टेड कहां से होता है? तो कनेक्टेड ये अंदर एक लेयर होती है जो काफी डेप्थ में होती है, आप देख सकते हो ये वाली लेयर। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस कोलोसम। तो ये आपके सेंटर में एक लेयर से कनेक्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस कोलोसम। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, यहाँ पॉइंट लिखा हुआ आप देख सकते हो। बोथ द हेमिस्फीयर आर अटैच्ड टुगेदर बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्पस कोलोसम। क्लियर चीज? नाउ यू कैन सी आपके ये जो फोर ब्रेन वाला हिस्सा है, ये भी अपर और इनर रीजन, एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट के अंदर डिवाइडेड है आपका। तो जो हेमिस्फीयर का जो एक्सटर्नल पार्ट है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। और इंटरनल पार्ट जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग मेडुला बोलते हैं। क्लियर? तो एक्सटर्नल कॉर्टेक्स एंड इंटरनल मेडुला, इनका कलर भी थोड़ा सा अलग है। तो आप देखें तो कॉर्टेक्स कंटेन ग्रे मैटर, कॉर्टेक्स के अंदर ग्रे कलर का मैटर पूरा भरा हुआ होता है, जबकि आपके मेडुला वाला जो सेक्शन है इसके अंदर आपकी क्या होता है? व्हाइट मैटर होता है। क्लियर चीज? तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फोर ब्रेन के बारे में, आप लोग ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेरेब्रम इज सराउंडेड टू थैलेमस। सेरेब्रम जो होता है वो आपके थैलेमस के चारों तरफ
आपके रहता है। ये क्लियर, ये सराउंडेड टू थैलेमस, मतलब इसके सेंटर में यहाँ पर एक जगह आपके थैलेमस जो ग्लैंड है वो पाई जाती है और उसके चारों तरफ ये एक तरीके से पूरा घिरा हुआ रहता है। क्लियर, तो सेरेब्रम इज सराउंडेड टू थैलेमस। हाइपोथैलेमस इज सिचुएटेड ऑन डाइंसिफेलॉन। आप देख सकते हो हाइपोथैलेमस जो ये इस जगह जहां ये पाई जाती है, ये वाली लोकेशन, ये डाइंसिफेलॉन का पार्ट कहलाता है। ऐसे सेरेब्रम का एक दूसरा पार्ट डाइंसिफेलॉन, ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं है इसलिए हम लोग उसमें नहीं जा रहे हैं, बट एक डाइंसिफेलॉन वाला जो पार्ट है उसमें आपके ये हाइपोथैलेमस है जो पाया जाता है। सेरेब्रम इज द साइट ऑफ नॉलेज। अब सेरेब्रम का जो मेन रोल है वो यहाँ बताया गया। तो सेरेब्रम क्या करता है? तो सेरेब्रम हमारे साइट ऑफ नॉलेज, हमारा जो नॉलेज है वो कहाँ स्टोर होता है, हम जो याद करते हैं, जो हमें याददाश्त है हमारी, हम जितना भी पढ़ते हैं लिखते हैं जो कुछ भी है वो सारा कहाँ स्टोर होता है? दो दैट इज स्टोर्ड इन सेरेब्रम, वो सेरेब्रम में स्टोर होता है। हमारा कॉन्शियसनेस, आज हम लोग होशो हवास में हैं, हमें समझ में आ रहा है सही क्या है गलत क्या है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सब समझ में आता है हमको। तो ये भी किसके द्वारा होता है? दैट इज ड्यू टू सेरेब्रम, तो कॉन्शियसनेस। इसके अलावा थिंकिंग प्रोसेस, हम लोग किसी भी चीज को समझते हैं, सोचते हैं उसके ऊपर कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी क्या करूंगा तो सही है, बाद में क्या करना चाहिए। तो जो थिंकिंग प्रोसेस हमारा चलता है ना, हमको कोई कुछ पूछ लेता है तो हम उसका जवाब सोच करके देते हैं। तो ये सोचने का काम भी आपके किसके द्वारा होगा? वो भी सेरेब्रम के द्वारा होगा। देन आपके थैलेमस। थैलेमस क्या है आपके? थैलेमस इज द सेंटर ऑफ स्टिमुलस एंड मोटर सिग्नल। थैलेमस जो पार्ट है वो आपके स्टिमुलस का सेंटर है। स्टिमुलस समझते हो कि आप जब कोई आपके आसपास कुछ होता है तो उसके प्रति आप रिएक्ट करते हो, तो आप उस चीज के प्रति रिएक्ट करने के लिए जो प्रेरित हुए वो स्टार्टिंग कहां से हुई? दैट इज द सेंटर ऑफ स्टिमुलस। वो सेंटर ऑफ स्टिमुलस आपका कौन सा होता है? थैलेमस होता है। थैलेमस आपको प्रेरित करता है कि आपके आसपास जो हो रहा है आप उसके अगेंस्ट क्या करें? रिएक्ट करें। इसके अलावा मोटर सिग्नल से भी जो सिग्नल आपके ट्रांसफर होते हैं उसका सेंटर भी आपके थैलेमस से ही जनरेट होता है। आप ये कह सकते हो कि जो मोटर सिग्नल में सिग्नल भेजने हैं तो वो स्टार्ट कहां से होंगे? वो थैलेमस से स्टार्ट होंगे और फिर मोटर सिग्नल से होते हुए आपके बॉडी ऑर्गन तक पहुंचेंगे। देन आपके हाइपोथैलेमस का क्या रोल है? तो हाइपोथैलेमस बेसिकली आपके सेंस ऑफ हंगर बताता है। आपको भूख लगती है तो आपको कैसे एहसास होगा? ड्यू टू हाइपोथैलेमस। आपको प्यास लगती है, आपको नींद आती है, आपका टेम्परेचर बॉडी का कम ज्यादा होता है तो हमें फील होता है। आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस जो होते हैं, आपको कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी आप काफी सैड हो जाते हो, कभी बड़े खुश हो जाते हो, तो आपकी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उन्हें भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो इस तरीके से आपके सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के फंक्शन अगर आपको पूछी जाए तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हो कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है। क्लियर चीज? नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आपके मिड ब्रेन की तरफ। नाउ मिड ब्रेन जो है वो आपके ब्रेन का सेंट्रल पार्ट है ना, एक तरीके से हिंड ब्रेन सबसे बैक साइड में होता है। आप लोगों ने जो फर्स्ट डायग्राम देखा है इसी के अंदर मैं आपको बता दूं कि ये आपका फोर ब्रेन है, तो ये जो सेंटर में इस जगह एकदम अंदर की तरफ है ना, बाहर से दिखना मुश्किल होता है बट सेंटर में आपका जो पार्ट है दैट इज मिड ब्रेन, और लास्ट में नीचे की तरफ ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है दिस इज योर हिंड ब्रेन। क्लियर? फोर ब्रेन ऊपर ऊपर ये पूरा हो गया, सेंटर में ये आपका मिड ब्रेन हो गया, और सबसे लास्ट में नीचे की तरफ जहां से स्पाइनल कॉर्ड निकलने वाली है वहां के आसपास का जो हिस्सा है दैट इज योर हिंड ब्रेन। क्लियर? चलते हैं आगे। नाउ सी मिड ब्रेन इज सिचुएटेड बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है वो एक तरीके से फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के बीच में होता है। सिंपल समझ सकते हैं हम लोग इजीली। ये जो है ये आपके चार लोब्स के अंदर बटा हुआ होता है, ध्यान रखना है। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। ये चार लोब्स चार सेक्शन में बटा हुआ है और हर लोब को हम क्या बोल सकते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या कहा जाएगा? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो ये इसके नाम दिए गए हैं हर लोब्स को। अब इन लोब्स का फंक्शन, तो अपर 2 लोब्स जो होती है, ऊपर की तरफ जो 2 लोब्स होती है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपको ये पार्ट दिख रहा होगा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो आपको पार्ट नजर आ रहा है, इसमें ये आपको 2 ऊपर की तरफ नजर आ रही है और 2 नीचे की तरफ नजर आ रही है। अपर 2 जो है, ये अपर 2 जो लोब्स दिख रहे हैं ये आपके विजन के लिए होते हैं, देखने के लिए होते हैं, जबकि आपके लोअर 2 जो आपको ये दिख रहे हैं, ये लोअर 2 लोब्स जो हैं ये आपके सेंस ऑफ हियरिंग के लिए होते हैं। मतलब आपको जो सुनाई देता है, सेंसिंग होती है सुनने की या देखने की, ये इन कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इनके द्वारा होती है। तो अपर 2 है वो आपको देखने में हेल्प करती है, सेंसिंग ऑफ विजन, और लोअर जो 2 हैं वो आपके सेंसेस ऑफ हियरिंग के लिए काम में आती है। क्लियर चीज? तो ये आपके ब्रेन के एकदम सेंट्रल जो पार्ट है आपका मिड ब्रेन, उसके सेक्शन है।
क्लियर चीज देख लें, ये ब्रेन को ऊपर से खोल करके और उसके काफी सेंट्रल पार्ट को दिखाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं आपके, दैट इज हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन को आप समझे, सो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन। ये आपके ब्रेन का सेकेंड सबसे बड़ा पोर्शन होता है यहाँ पर, ठीक है। सबसे बड़ा तो सेरेब्रम वाला ये फोर ब्रेन पार्ट वाला पार्ट हो गया, और सेकेंड बड़ा जो है वो आपका ये वाला जो हिंड ब्रेन है। अब इसमें भी आप देखें, इट इज कंपोज ऑफ सेरेबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तीन पार्ट है, एक तो आपका ये पोन्स हो गया, ये आपका सेरेबेलम हो गया, ये पूरा ये वाला जो आपको है ना ये कुछ पेड़ जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, और इसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर जो आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, इसे हम लोग बोलेंगे मेडुला। फंक्शन समझते हैं। सो फंक्शन क्या है, सेरेबेलम कंट्रोल वॉलेंट्री मसल्स। अब सेरेबेलम का जो काम है वो आपकी वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करना। वॉलेंट्री सेंस आपकी बॉडी, आपका बॉडी बैलेंस, आप जब चलते हैं तो आप समझिए कि आप प्रॉपर सीधे चलें, आप आसानी से गिरेंगे। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होगा फिर भी हम आसानी से नहीं गिरते। क्यों नहीं गिरते? क्योंकि हमें हमारी बॉडी पर कंट्रोल रखना आता है। ये कंट्रोल हमारा किसकी वजह से? ये हमारी बॉडी पर कंट्रोल सेरेबेलम की वजह से। तो ये हमारी बॉडी की जो वॉलेंट्री जो मसल्स है उन्हें कंट्रोल करता है। मींस आपका जो भी बॉडी पोस्चर है, आप इक्विलिब्रियम पोजीशन में आप सीधे चल पाते हो, है ना। आपको मुड़ना है आप मुड़ जाते हो, आप अपनी बॉडी को बेंड करना चाहे बेंड कर सकते हो, हाथ को ऊपर लेना चाहे ऊपर ले जा सकते हो। तो वे मसल जो आपके अनुसार चलती है वे सारी वॉलेंट्री मसल्स है, और ये मोस्टली स्केलेटल मसल्स होती है जो बोन से जुड़ी हुई होती है। तो इनका कंट्रोलिंग किसके द्वारा हो सकता है? वो आपके सेरेबेलम के द्वारा होता है। इसके बाद आपके पोन्स का क्या काम है? पोन्स कंट्रोल ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। पोन्स जो है वो आपके ब्रीथिंग प्रोसेस और रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है। ध्यान रखना है, ब्रेन जो आपका पोन वाला जो पोर्शन है वो कौन से पार्ट को कंट्रोल करता है? वो आपके ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। इसके बाद आपके मेडुला की बात करें तो मेडुला का पूरा नाम मेडुला ऑब्लोंगेटा है। क्लियर? ये क्या करता है? ये आपकी बॉडी की जो इनवॉलेंट्री फंक्शन है, इनवॉलेंट्री मतलब ऐसे फंक्शन, ऐसे मसल्स या ऐसे पार्ट जो हमारे अनुसार नहीं चलते, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन के द्वारा ऑपरेट होते रहते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। तो जैसे कि आपका हार्ट बीट हो गया, है ना, हार्ट हमारे अनुसार थोड़ी चलता है। फिर आपका ब्लड प्रेशर का बढ़ना घटना हो गया, आपका सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ये सारे जो फंक्शन हैं जो आपकी बॉडी में एक तरीके की इनवॉलेंट्री फंक्शंस है जिन पे आपका बस नहीं है, ये सारे किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? वो आपके मेडुला के द्वारा कंट्रोल होते हैं। नाउ से ये मेडुला जो है वो आगे जाकर के किससे कनेक्ट होता है? स्पाइनल कॉर्ड। आप देख सकते हो मेडुला आगे जाकर के कौन से पार्ट से कनेक्टेड है? स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। तो मेडुला आपकी किससे कनेक्ट हो गया? स्पाइनल कॉर्ड से। क्लियर चीज? इजी है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन जैसी चीज नहीं है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज इसमें नहीं है। मैंने हर पार्ट को इंडिविजुअली समझाया और उन पार्ट के स्ट्रक्चर जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को समझाया, और साथ में आपको मैंने उनके फंक्शंस भी बताए। तो आप इजी वे में इन्हें याद कर सकते हो। एक ब्रेन का डायग्राम जरूर आप बनाना सीखें, और ब्रेन के डायग्राम का वीडियो भी आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके देखिएगा, और उससे ब्रेन बहुत इजी वे में आप ड्रॉ कर सकते हो। आप कोशिश करके देखिए, बहुत इजी और अच्छा बनेगा आपसे। क्लियर? चलें आगे आपको। अब देखें नेक्स्ट आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन पढ़ लिया हम लोगों ने। अब ब्रेन के ही नीचे जहां मेडुला खत्म होता है वहां मेडुला से क्या स्टार्ट हो जाएगा? आपका स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देखें स्पाइनल कॉर्ड इज 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये हम मान सकते हैं कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर की होती है। ये पूरा का पूरा आपके वर्टिबल कॉलम के अंदर की तरफ होता है। वर्टिबल कॉलम कौन सी? हमारी रीढ़ की जो हड्डी है, पीछे बैकबोन जो होती है, उस बैकबोन के अंदर की तरफ ये पूरा आपका स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड इज कवर्ड विद 2 लेयर। स्पाइनल कॉर्ड को 2 लेयर से कवर किया गया है, और फिर उसके बाद ऊपर क्या है? वर्टिबल कॉलम है, बैकबोन है। क्लियर? तो आपके ये क्यों वर्टिबल कॉलम से कवर्ड है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि वर्टिबल कॉलम जो है वो एक आपके बोन से बना हुआ स्ट्रक्चर है, ताकि स्पाइनल कॉर्ड पर कभी भी आपके पीठ पर चोट लगे तो उसका असर सीधा स्पाइनल कॉर्ड पे नहीं होगा। अगर स्पाइनल कॉर्ड पे होगा तो क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड अगर बिल्कुल भी
थोड़ी भी डैमेज होती है तो क्या होता है, आपकी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो कोलैप्स होने की एक तरीके से कंडीशन में आ जाता है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी की काफी सारे पार्ट का इंफॉर्मेशन आपके पहले कहाँ आ रहा है, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड पे आ रहा है, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाने वाली है, वो ब्रेन तक जाने वाली है। लेकिन अगर स्पाइनल कॉर्ड पे कुछ डैमेज हो जाता है तो आप सोच के देखिए ब्रेन तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी, और ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन आएगी वो वापस आपकी बॉडी पार्ट तक नहीं पहुंच पाएगी। तो कुल मिला के आपकी बॉडी की काफी सारे पोर्शन को एक तरीके से ब्रेन से डिस्कनेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, पैरालाइज भी होने के चांसेस होते हैं कई बार, कि कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट वो आपका काम ही नहीं करेगा। कई लोगों के, आप लोगों ने ऐसी प्रॉब्लम सुनी भी होगी कि बॉडी का एक पर्टिकुलर हिस्सा है जो काम नहीं कर रहा है, तो उसमें कई बार इफेक्ट होता है कि स्पाइनल कॉर्ड से कुछ पोर्शन काम नहीं कर रहा है या वहां डैमेज हो चुका है, इस वजह से उस वहां से, जैसे आप ये मान के देखिए कि ये वाला जो पोर्शन है ये किसी कारण से डैमेज हो जाए, तो ये आपके जो भी पोर्शन है जिस बॉडी के जिस पार्ट से जुड़ा हुआ है, कम से कम 4, 6, 10 पार्ट से जुड़ा हुआ हो, तो ये 4, 6, 10 पार्ट जो भी होंगे वो वाले आपके फंक्शन करेंगे नहीं, तो एक तरीके से पैरालाइज हो गए वो। तो हम लोगों को हमारे बॉडी पार्ट को पूरा प्रॉपरली फंक्शन में रखने के लिए स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए इसे किससे प्रोटेक्ट किया गया, इसको वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्ट किया गया। क्लियर? अब आपके आगे देखें, स्पाइनल कॉर्ड इज कवर्ड बाय 2 लेयर, इसे 2 लेयर से कवर किया जाता है। ये आपके पहला है आपका आउटर लेयर जो व्हाइट मैटर से बना हुआ है, और इसकी एक है इनर लेयर जो आपकी ग्रे मैटर से बनी हुई है। आप लोगों को याद रखना है कि आउटर लेयर जो है वो व्हाइट मैटर से बनी हुई है, इनर लेयर जो है वो आपके ग्रे मैटर से बनी हुई है। क्लियर? ये क्वेश्चन आता है इसलिए ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन इसका 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर बताएंगे। पहला तो आप लोग सभी जानते हैं कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, पूरी बॉडी से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और ब्रेन तक भेजना, फिर ब्रेन से जो रेस्पॉन्स आता है उसे लेकर के वापस बॉडी के अलग अलग पार्ट तक भेजना और उसको फंक्शन करवाना। तो एक तो इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होते हुए आपके ब्रेन तक जाती है, तो स्पाइनल कॉर्ड से जाती है, तो एक काम स्पाइनल कॉर्ड का ये हो गया इंफॉर्मेशन ले जाना, और वापस वहां से जो इंफॉर्मेशन मैसेज आता है, इंफॉर्मेशन आता है, उसको वापस बॉडी पार्ट तक पहुंचाना। इसके अलावा सेकंड फंक्शन जो है, कई बार हमारी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि इमरजेंसी कंडीशन में कई बार अचानक कुछ ऐसे रिएक्शंस हम लोग देते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, और वो रिएक्शन देने बहुत जरूरी होते हैं। अचानक आप कोई बहुत गर्म पतीली थी और वो गलती से आप उसके टच हो गए, अब टच होने पर आपको तुरंत अपने हाथ को वहां से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अगर आप वहां से हाथ नहीं हटाओगे तो क्या होगा, आपके लिए कहीं ना कहीं वो पोर्शन जो टच हुआ है वो जल जाएगा या वहां पर डैमेज ज्यादा हो जाएगा। तो आपका जो रिएक्शन आएगा वो बहुत फास्ट आएगा, और ऐसे फास्ट रिएक्शन अगर आप ब्रेन के थ्रू आप सोचेंगे कि साहब ब्रेन ये रेस्पॉन्स दे, तो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाएगी, वो सोचेगा, करेगा, रेस्पॉन्स बनाएगा, तब तक तो क्या हो सकता है, तब तक आपके वो एक तरीके से पोर्शन जो है वो काफी कुछ जल चुका होगा। तो यहाँ पर रिएक्शन वेरी फास्ट, आपको बहुत जल्दी रिएक्शन चाहिए, बहुत जल्दी रेस्पॉन्स देना है। अब बहुत जल्दी रेस्पॉन्स तो आप कैसे दे सकते हो, तो इसके लिए इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड ही क्या कर देता है, आपके रेस्पॉन्स जनरेट कर देता है, और फिर वो क्या करता है, उस रेस्पॉन्स के द्वारा आपके हाथ को एक बार वहां से हटा देगा। मतलब आपका रिएक्शन पहले आएगा और ब्रेन तक मैसेज बाद में पहुंचेगा। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का जो रिफ्लेक्स एक्शन, ऐसी एक्शन जिनमें ब्रेन का रोल नहीं होता, आपका स्पाइनल कॉर्ड ही एक रेस्पॉन्स जनरेट कर देता है, ऐसे एक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। कई बार आप कोई जा रहे हैं और कोई तीखी चीज है, या मान लो आपने कोई फूड पकड़ रखा और काटा था, आपका ध्यान नहीं गया, लेकिन आपका हाथ लग गया, हाथ लगते तुरंत हम लोग हाथ को हटा देते। अब वो जो तुरंत हाथ को हटाया उसमें हम लोगों ने कुछ सोचा करा नहीं, बस हटा दिया, तो वहां कोई थिंकिंग प्रोसेस नहीं हुआ। कि ऐसा नहीं है कि ब्रेन तक जाएगा, देखेगा हाँ भाई थोड़ा दर्द हो रहा है, अभी हटाने की थोड़ी देर बाद हटाएंगे, दर्द ज्यादा होगा तब, ऐसा कुछ नहीं होता है, तुरंत हमारा हाथ वहां से हट जाता है। तो ये जो एक्शन आया तुरंत वहां से अपने हाथ को हटाने का, ये रिफ्लेक्स एक्शन था, और ये किसने जनरेट किया था, इससे इस रेस्पॉन्स को, ये एक्शन को करवाने वाला कौन था, वो आपका स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, हमारे बॉडी में कई बार हमें बॉडी से या एक तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन हमें जनरेट करने की जरूरत पड़ती है, और वो रिफ्लेक्स एक्शन आपका जनरेट किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। क्लियर चीज, आई थिंक समझ में आ गई होगी पूरी बात। सो ये है आपके स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अब आपके नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी तक हम लोगों ने जो बात की वो कौन सा सिस्टम था, वो था आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो कौन सा सिस्टम है, वो है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब आप देखें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है,
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में द नर्व्स व्हिच कम आउट ऑफ ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड मेक्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सिंपली कि आपके ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती है और पूरी बॉडी में स्प्रेड होती है, वो जो पोर्शन है दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दिस नर्व्स फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। अब यही नर्व्स हैं जो इंफॉर्मेशन को ब्रेन की तरफ ले जाने में भी हेल्प कर रही है और वहां से वापस जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको बॉडी पार्ट तक लास्ट पहुंचाने का भी काम कर रही है। तो इंफॉर्मेशन ब्रेन की तरफ और ब्रेन से लाने का काम ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने दो टाइप में बांट दिया, आपके सामने मैंने यहाँ बता दिया, पहले मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ आपके कि दो टाइप में, एक है सोमैटिक, दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वॉलेंट्री एक्शन ऑफ द वॉलेंट्री मसल्स। मैंने आपको बताया था कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपके बॉडी के ऐसे पार्ट को कंट्रोल करने वाला नर्वस सिस्टम होता है जो हमारे अकॉर्डिंग चलता है, हमारी इच्छा अनुसार चलता है। दैट मीन्स वॉलेंट्री पार्ट। वॉलेंट्री पार्ट में आपकी वॉलेंट्री मसल्स जैसे कि हाथ पांव की मसल्स हो गई, आपके स्केलेटल मसल जो भी है आपकी, जिनको आप अपनी इच्छा अनुसार चलाते हो। मेरी इच्छा हुई मैंने गर्दन को मूव कर लिया, तो यहाँ की जो भी मसल्स है जो आपके नेक को मूव करा रही है, आपके पांव को मूव करा रही है, आपके हाथों को मूव करा रही है, तो ये जितनी भी नर्व्स होगी जो आपके ऐसे पार्ट को कंट्रोल कर रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वो आपके एक तरीके से सोमैटिक नर्वस सिस्टम कही जाएगी। इसके बाद आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो कौन सी होती है? वो आपके बॉडी के ऐसे पार्ट होते हैं जो आपके एक तरीके से अपने आप चलते हैं। ब्रेन उसे क्या करता है? ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। और ऐसे पार्ट को कंट्रोल करने के लिए जो नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है दैट इज कॉल्ड योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर चीज? दिस सिस्टम कंट्रोल द फंक्शन ऑफ दोज ऑर्गन विच आर नॉट अंडर आवर वॉलेंट्री कंट्रोल। वो हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलते, जैसे हार्ट, लंग्स, एलिमेंट्री कैनाल, ये सब आपके जो पार्ट है ये ऑटोमेटिकली चलता है। तो इनके कंट्रोलिंग में जो नर्वस सिस्टम लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर चीज? ये बात आपको समझ में आ गई? सो अब ये आपके दो तरीके के नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक में मैंने आपको बताया दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक है पैरासिम्पैथेटिक और एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब आप देखिए पैरासिम्पैथेटिक में कौन कौन सी हैं? आईज दिख रही है आपको, आपके लंग्स नजर आ रहा है, हार्ट भी नजर आ रहा है, ये आपकी इस साइड भी है। लेकिन ये किस कंडीशन में कंट्रोल होता है, ये किस कंडीशन में कंट्रोल होता है, ये आपको समझना है। अब यहां पर आपके सिंपैथेटिक की मैं अगर बात करूं, सिंपैथेटिक एक तरीके से इमरजेंसी कंडीशन, जब ज्यादा एनर्जी चाहिए, जब पार्ट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, फास्ट वर्कआउट कराना है, तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। और पैरासिम्पैथेटिक कब काम करता है? जब आपकी बॉडी रेस्ट में होती है, एक क्या कह सकते हैं, आराम वाली जो कंडीशन होती है, उस समय एनर्जी सेविंग का काम करना होता है। तो एनर्जी सेविंग का काम पैरासिम्पैथेटिक करता है। लेकिन जहां पर आपकी एनर्जी ज्यादा एक्स्ट्रा यूज होने वाली है उस दौरान आपका कौन सा नर्वस सिस्टम काम करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, समझते हैं इसको। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दिस सिस्टम हेल्प्स इन गेटिंग एक्स्ट्रा एनर्जी अंडर द इमरजेंसी कंडीशन लाइक एक्साइटमेंट इन अ पर्सन। कई बार आपने देखा होगा व्यक्ति एकदम जोश से भरा हुआ होता है, कुछ अच्छी खबर सुन लेता है, कुछ अच्छा उसके साथ हो जाता है, तो उस समय जब वो एक उत्साह के साथ जब वो जश्न मनाता है तो उसमें उसकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना। बॉडी नॉर्मल वे से एनर्जी का प्रोडक्शन करी थी, लेकिन एकदम से आप इतने खुश हुए, आपकी बॉडी का मूवमेंट आपने बढ़ा दिया, क्या होगा? आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना। तो उस समय आपका कौन सा पार्ट, कौन सा नर्वस सिस्टम काम करेगा? जो एनर्जी की सप्लाई ज्यादा करवाएगा और आपके उस इमरजेंसी कंडीशन या आपके कह लें कि जो एक्साइटमेंट वाली जो कंडीशन है उसमें आपको एनर्जी की सप्लाई करवाएगा। दैट इज योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर चीज? समझ में आ गई आपको बात? फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज हार्ट रेट। अब देखो हार्ट रेट बढ़ानी पड़ेगी है ना, ब्लड की सप्लाई फास्ट करवानी है तो हार्ट रेट बढ़ेगा तो ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग रेट बढ़ानी पड़ेगी, ऑक्सीजन भी तो फटाफट अंदर लेनी पड़ेगी, ताकि ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी तो एनर्जी ज्यादा बनेगी। तो ये सारे काम करवाने के लिए आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्कआउट करता है। अब आप जब आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, बॉडी एकदम रेस्ट मोड में है, ज्यादा वो फंक्शन आप कुछ फिजिकल वर्क कर नहीं रहे हो, तो ऐसे समय में आपकी बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है, जिसके द्वारा आपकी पूरी बॉडी से हर पार्ट से एनर्जी कंजर्व करने की कोशिश की जाती है।
मिनिमम से मिनिमम एनर्जी के साथ उस बॉडी पार्ट्स को चलाया जाता है ताकि बची हुई एनर्जी को सेव किया जा सके और इमरजेंसी कंडीशन में काम में लिया जा सके। तो आपके दो तरीके के सिस्टम हो गए, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपके इमरजेंसी कंडीशन, ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट वाली जब कंडीशंस हो तो उसमें काम करने वाला सिंपैथेटिक है, और रेस्ट मोड में काम करने वाला जो सिस्टम है दैट इज योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो ये आपका जो नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो मैंने आपको समझा दिया। आई होप आप लोगों को बहुत इजी वे में समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से काम करता है। अब हम लोग देखते हैं न्यूरॉन। अब देखो व्हाट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन बेसिकली आपके इस पूरे नर्वस सिस्टम को कंसिस्ट करने वाला फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। ये पूरा नर्वस सिस्टम, हमने बड़ी बड़ी बातें कर ली, लेकिन ये पूरा नर्वस सिस्टम बना किससे है? ये पूरा नर्वस सिस्टम बना है इस न्यूरॉन से। ये नर्व्स ही हैं, ये नर्व सेल ही है जो आपके पूरे नर्वस सिस्टम को बना रही है। सो समझते हैं इसके बारे में। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन जो है वो आपके इस पूरे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। क्लियर चीज? ईच न्यूरॉन इज कंपोज ऑफ 3 पार्ट दैट इज साइटोन, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। आपका जो पूरा नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपके किससे बना, सॉरी पूरा जो न्यूरॉन है वो न्यूरॉन किस से बना हुआ है? वो 3 मेन पार्ट से बना हुआ है, दैट इज योर साइटोन, डेंड्राइट और एक्सॉन। आप डायग्राम में देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा। ये जो मेन सेंट्रल पार्ट जो है ये आपका मेन साइटोन वाला पार्ट है, सेल बॉडी जिसको हम लोग बोलते हैं। साथ में ये आपको कुछ ब्रांचेस नजर आ रही है, छोटी छोटी ब्रांचेस यहाँ पर स्टार्टिंग में जो है, दिस आर कॉल्ड योर आपके डेंड्राइट्स, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? डेंड्राइट। और लास्ट में जो एंड पोर्शंस पे आपको जो ये नर्व्स, ये छोटी छोटी ब्रांचेस जो और नजर आ रही है, जो एंडिंग में है, दिस आर कॉल्ड योर नर्व एंडिंग। ये बीच में जो लंबी इन दोनों पार्ट को कनेक्ट करने वाली ये वाली जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सॉन। तो यहाँ जो 3 नाम दिए गए वो कौन कौन से हैं? एक तो सेल बॉडी, फिर ये आपके डेंड्राइट्स, और उसके बाद ये एक्सॉन। और एक्सॉन का लास्ट पोर्शन जो होता है दैट इज कॉल्ड नर्व एंडिंग। ठीक है, पढ़ेंगे अभी आगे इसको। अब आप देखें, एक एक पार्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले साइटोन की बात करें या सेल बॉडी की बात करें तो साइटोन इज द सेल बॉडी कंटेनिंग अ न्यूक्लियस इन द साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी ये वाला जो पार्ट है जिसके अंदर न्यूक्लियस भी रहेगा आपका, ये न्यूक्लियस सेंटर में दिख रहा है, और इसके साथ ये चारों तरफ जो फैला हुआ है लिक्विड पोर्शन दैट इज कॉल्ड योर साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है इसमें। इसके साथ इसके अंदर कई दानेदार स्ट्रक्चर्स आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। अगर आप जूम करके इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर काफी सारे स्पॉट्स, आपको दानेदार जो ग्रैनुअल पार्टिकल्स है वो नजर आ रहे हैं। दिस आर कॉल्ड योर निसल्स ग्रैनुअल। क्या बोलते हैं इसको? निसल्स ग्रैनुअल। क्लियर? तो सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर आपके हाईली पिगमेंटेड मतलब छोटे छोटे दानेदार कुछ पार्टिकल है दैट इज कॉल्ड निसल्स ग्रैनुअल। क्लियर चीज? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट पार्ट आपका इसी साइटोन पर जो है दैट इज डेंड्राइट। आप देख सकते हो साइटोन है सेवरल ब्रांच स्ट्रक्चर कॉल्ड डेंड्राइट। साइटोन पर, सेल बॉडी पर कई सारे ब्रांच स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, और इन ब्रांच स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। क्लियर? ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। डेंड्राइट रिसीव सिग्नल एंड सेंड देम टू साइटोन। ये डेंड्राइट क्या करते हैं कि आपके सेल या ऑर्गन या बॉडी पार्ट जहां सेंसिंग हो रहा है, तो यहाँ पर कोई भी चीज आएगी आपके सेल तक, तो इस सेल के अंदर होने वाली हलचल को कैप्चर करेगा आपका डेंड्राइट, और डेंड्राइट उस सिग्नल को कैप्चर करके क्या करेगा? उसका एक इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक इंपल्स बना करके उसे कहाँ ट्रैवल करवा देगा? उसे आपके इस डेंड्राइट के अंदर साइटोन की तरफ ट्रेवल करा देगा। तो डेंड्राइट का मेन काम क्या है? ये सिग्नल को रिसीव करता है, क्लियर, और उसे फिर साइटोन की तरफ भेज देता है। तो इस तरीके से किसी भी सेल पर, आपके किसी भी बॉडी पार्ट्स पर कुछ भी होता है, आपको कोई टच भी करता है, तो आपके सेल के अंदर कुछ ना कुछ हलचल होती है। उस हलचल को सेंस करता है आपका डेंड्राइट, और डेंड्राइट उसके अकॉर्डिंग कुछ केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करता है। उस केमिकल रिएक्शंस का बनाता है इलेक्ट्रिक सिग्नल, और फिर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को क्या करता है? आपके इस के अंदर भेज देता है। फिर ये पहुंचता है आपके कहां पर? सेल बॉडी के अंदर, साइटोन की तरफ। फिर साइटोन से ये जाता है आपके एक्सॉन की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ से ट्रेवल करता हुआ फिर आगे बढ़ेगा, और फिर एक्सॉन से होता हुआ आगे जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग समझते हैं एक्सॉन। अब आप यहाँ पर समझे एक्सॉन और लास्ट उसका एंडिंग कैसे है। साइटोन हैज अ लॉन्ग नर्व फाइबर। साइटोन की जो सबसे लंबी जो नर्व फाइबर आपको दिख रही है, लंबी, सबसे लंबी एक ब्रांच आपको नजर आ रही है, दैट इज योर एक्सॉन।
अब ये आपके एंड ऑफ द एक्सॉन, एक्सॉन का जो एंड है वहां पर एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बता दिया गया है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ये। अब आप देखें, इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइनेप्टिक नॉब बोलेंगे। नाउ साइनेप्टिक कैप्सूल, व्हाट इज साइनेप्टिक कैप्सूल? आप देखें इसके अंदर कुछ आपके साइनेप्टिक कैप्सूल्स आर द प्रेजेंट इन साइनेप्टिक नॉब। इसके अंदर ये छोटे छोटे आप लोगों को ये स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं कुछ, तो ये आपके जो साइनेप्टिक नॉब है, और साइनेप्टिक नॉब के अंदर ये छोटे छोटे जो आपको राउंड स्ट्रक्चर्स जो नजर आ रहे हैं, दिस आर साइनेप्टिक कैप्सूल, वो साइनेप्टिक कैप्सूल्स हैं। इनके अंदर भी आपको कुछ पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, यू कैन सी कुछ पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं। व्हाट आर दिस पार्टिकल्स? दिस पार्टिकल्स आर न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स, ये न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो दिस आर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट इन द साइनेप्टिक कैप्सूल। साइनेप्टिक कैप्सूल्स के अंदर की तरफ जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, दे आर न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये कुछ केमिकल सब्सटेंस है एक तरीके के। व्हाट हैपेंस, ये आपके जो एक्सॉन के एंड पर, इस साइनेप्टिक जो नॉब है इसकी एंड पर आकर के ये साइनेप्टिक कैप्सूल अपने अंदर के न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कर देते हैं, यहाँ पर रिलीज कर देते हैं। और ये फिर आपके नेक्स्ट जो आपका न्यूरॉन होगा उसके डेंड्राइट का टिप है, वहां से ये क्या होंगे, वापस न्यूरोट्रांसमीटर का सेंसिंग करके ये सिग्नल आगे जाएगा। तो कुल मिला के आप समझिए कि आपके जैसे ही यहाँ पर सिग्नल यहाँ तक पहुंचा, ये साइनेप्टिक नॉब है। इस साइनेप्टिक नॉब पर जो साइनेप्टिक कैप्सूल होगा, वो साइनेप्टिक कैप्सूल के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर बाहर रिलीज होंगे। तो इस तरीके से आपके जो काफी सारे पार्टिकल में आप समझ लें कि ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो गए, रिलीज हो गए, और ये आपके नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट तक जाएंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स कंटिन्यूसली एक के बाद एक कनेक्टेड नहीं होती, वहां पर एक हल्का सा गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच में। सो वो जो गैप है, दैट गैप इज कॉल्ड योर साइनेप्स। क्लियर? आगे है, देखते हैं। अब आप देखें तो इस तरीके से आपके न्यूरोट्रांसमीटर जो आपके साइनेप्टिक कैप्सूल है उसके अंदर पाया जाता है। इसके बाद आप देखें, एक्सॉन इज कवर्ड विथ अ लेयर कॉल्ड माइलिन शीट। आप देखें कि आपका ये जो एक्सॉन है इसके ऊपर एक येलो कलर की कवर आपको नजर आ रही है, एंड दिस कवर इज कॉल्ड योर माइलिन शीट। इसको माइलिन शीट कहा जाता है। So now next is synapse. What is synapse? The synapse, the gap between the axon of one neuron and the dendrite of the another neuron is called synapse. आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ये न्यूरॉन का जो लास्ट एंडिंग है, इस एंडिंग के आगे आपको गैप नजर आ रहा होगा। तो ये जो नेक्स्ट न्यूरॉन जहां स्टार्ट हो रही है उसके और पहले वाले न्यूरॉन के लास्ट टर्मिनल के बीच में आपके क्या है, गैप है, दैट इज कॉल्ड योर साइनेप्स। और ये जो गैप है, अब यहाँ पर सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होगा? सिग्नल आपके यहाँ से ट्रेवल करता हुआ, यहाँ से होता हुआ यहाँ तक आ तो जाएगा, लेकिन यहाँ से आगे कैसे जाएगा? तो इसके लिए यहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है। कैसे है कि यहाँ पर जो आपके केमिकल्स के फॉर्म में सिग्नल को रिसीव किया जाता है, तो वो यहाँ आते ही ये इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। फिर ये इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ से ट्रेवल करता हुआ आपके साइटोन से होता हुआ, एक्सॉन से होता हुआ, वो ट्रेवल करता हुआ आपके नर्व एंडिंग तक आता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया साइनेप्टिक नॉब पर क्या होता है, साइनेप्टिक कैप्सूल्स होते हैं। वो साइनेप्टिक कैप्सूल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर रिलीज कर दिए जाते हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर आपके क्या होंगे, एक तरीके से इस साइनेप्स को क्रॉस करते हुए आपके नेक्स्ट पार्ट जो न्यूरॉन का है, डेंड्राइट का, वहां तक ट्रेवल करते हैं। फिर ये डेंड्राइट वापस से क्या करते हैं, इस केमिकल, इस न्यूरोट्रांसमीटर को लेकर के फिर उसका इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाते हैं और फिर उस सिग्नल को आगे पास आउट करते हैं। तो इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन जो है वो आगे से आगे आपकी क्या होती है, पास आउट होती रहती है। तो ये आपका एक तरीके से जो किस तरीके से सिग्नल का फ्लो है वो मैंने आपको बताया यहाँ पर। इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो साइनेप्स क्या है? साइनेप्स इज द गैप और जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन है या ये जो गैप है, दैट इज कॉल्ड योर साइनेप्स। क्लियर? ये एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार आता है, डायग्राम में इस तरीके से आप बता सकते हो, दो न्यूरॉन बना करके दोनों के बीच में गैप शो करना होता है। क्लियर? चले आगे। फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कैसे वर्कआउट कर रहा है, मतलब ये सिग्नल का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है वो समझना है हमें। द स्टिमुलाई फ्रॉम द सेंस ऑर्गन, जैसे कि स्किन है, टंग है, नोज है, आईज है, ईयर्स है, ये आपके जो सेंस ऑर्गन जो है, यहाँ से आपकी जो भी चीज आप एक तरीके से फील करते हो, आपकी बॉडी के अंदर जो इंफॉर्मेशन आती है ना, हम उसको स्टिमुलस बोलेंगे, स्टिमुलाई बोलेंगे। स्टिमुलाई क्यों बोलेंगे? ऐसी चीजें जो हमें प्रेरित करती है कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स करने के लिए। तो आपके
जो स्टिमुलस है जो आपको प्रेरित करता है कुछ ना कुछ करने के लिए, तो वो सिग्नल जो है वो आपके कहाँ भेजे जाते हैं, पहले आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ भेजे जाते हैं। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स के रूप में। इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन या सिग्नल जो है केमिकल और इलेक्ट्रिक दोनों फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। साइनेप्स पर वो केमिकल फॉर्म में होता है और नर्व्स के अंदर न्यूरॉन सेल के अंदर जो आता है तब वो आपके हो जाता है इलेक्ट्रिक फॉर्म में। तो वो केमिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों फॉर्म में वो क्या हो रहा है? चल रहा है। क्लियर चीज? तो ये जो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन की तरफ जा रही है, इट इज गोइंग विद द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। किसकी हेल्प से जा रही है? वो सेंसरी न्यूरॉन की हेल्प से जा रही है। न्यूरल सिग्नल बिकम वीक बाय द टाइम दे ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट टू एक्सॉन। अब क्या होता है कि ये जो इंफॉर्मेशन आपकी पूरी सेल में ट्रेवल करते हुए जब ये लास्ट एंड तक आती है तो वो सिग्नल जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है ऑब्वियसली वीक हो जाएगा। अब वो कंटिन्यूस चलता रहेगा तो सिग्नल इतना वीक हो जाएगा कि आगे चलने जैसा रहेगा ही नहीं, वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगा और फिर आपके इंफॉर्मेशन ट्रेवल नहीं होगी। तो आपके उस सिग्नल को वापस बूस्टअप करना होता है। एक तरीके से उसे क्या करना पड़ेगा? सिग्नल को एम्पलीफाई करना पड़ेगा, उस सिग्नल में वापस से एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये हो जाता है आपके किसके द्वारा? न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से। कि जैसे ही ये सिनेप्टिक नॉब से आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर आपके इस साइनेप्स को क्रॉस करके जब आपके नेक्स्ट न्यूरॉन की टिप पर पहुंचते हैं तो वो नेक्स्ट न्यूरॉन का टिप उसे फिर से एक हाई एनर्जी के साथ क्या करता है? सिग्नल बना करके आगे पास आउट करता है। तो इस तरीके से हर न्यूरॉन के टिप पर, डेंड्राइट पर, ये वापस से एक हाई एनर्जी वाले इंपल्स के अंदर कन्वर्ट होता है और फिर वो इंपल्स वापस आपके आगे ट्रेवल करता है। तो इस तरीके से उसका बार बार हर न्यूरॉन के एंड पर आपके सिग्नल वीक हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट न्यूरॉन में पहुंचता है तो उसका सिग्नल क्या होता है? फिर से बूस्टअप होता है और इस तरीके से वो आपके आगे से आगे ट्रेवल करता हुआ ब्रेन तक या ब्रेन से आपकी बॉडी पार्ट तक आता है। क्लियर चीज? तो न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से आपके वीक सिग्नल को क्या किया जाता है? एक तरीके से स्ट्रेंथ, उसको एनर्जी लेवल को वापस बढ़ाया जाता है। सिग्नल जनरेटेड फ्रॉम द ब्रेन CNS आर सेंट थ्रू मोटर न्यूरॉन। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन, अब आपने सेंसरी नर्व से तो पहले एक बार इंफॉर्मेशन ब्रेन तक भेज दी, फिर ब्रेन से वापस इंफॉर्मेशन को क्या करना पड़ेगा? आपको लाना पड़ेगा अपने आपके ऑर्गन तक जिनको फंक्शन करना है, चलना है। तो वो आपके कौन से नर्व्स के द्वारा आता है? दैट इज कम थ्रू मोटर न्यूरॉन। वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू आता है। क्लियर? जाने का काम सेंसरी न्यूरॉन है और वापस वहां से ब्रेन से इंफॉर्मेशन लाने का काम मोटर न्यूरॉन का होता है। क्लियर? और वो फाइनली आपकी मसल्स और ग्लैंड तक वो इंफॉर्मेशन लेके आती है, क्योंकि जो मोस्टली जो रेस्पॉन्स जनरेट करने का जो हमारा काम है हमारी बॉडी में, वो किसका है? मसल्स और ग्लैंड का होता है। किसका होता है? मसल्स एंड ग्लैंड का। और इस तरीके से आपकी मसल्स और ग्लैंड के द्वारा रेस्पॉन्स जनरेट होता है। तो ब्रेन से आने वाली इंफॉर्मेशन बेसिकली कौन से पार्ट पे जाती है? वो आपकी जाती है मसल्स और ग्लैंड, क्योंकि दे विल गोइंग टू रेस्पॉन्ड, वो आपके रेस्पॉन्स करने का काम। मसल्स कैसे रेस्पॉन्ड करती है? मसल्स अपने अंदर कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंडेशन के द्वारा आपकी बोन्स, आपके बॉडी पार्ट्स को मूव कराती है। तो बॉडी पार्ट मूव हुआ, काम उसके द्वारा हुआ, लेकिन उसको करवाया किसने? मसल्स ने। तो इंफॉर्मेशन किसको भेजनी थी? बोन्स को भेजनी थी या मसल्स को? तो सीधी सी है, ब्रेन इंफॉर्मेशन मसल्स को भेजेगा और मसल्स फिर उसके अकॉर्डिंग काम करके आपका फिजिकल जो भी वर्क है या बॉडी के अंदर इंटरनल वर्क है वो सारा आपका होता है। क्लियर चीज? तो इस तरीके से आपके न्यूरॉन के द्वारा जो आपका ये पूरा सिस्टम है वर्कआउट करता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। और कोई अगर प्रॉब्लम है, कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए। मैं जब भी इस पर वापस वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें वो सारी बातें आपके वापस कवर अप कर लूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।